हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। हम यहाँ पे जो आईसीए के इनकम टैक्स के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका सिक्स्थ केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपके पहले 5 केस सिनारियोस को सोल्व कर लिया है, तो आज हम करेंगे आपका सिक्स्थ केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछे गए उसे हम रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अनन्या गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। तो सबसे पहले आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने को पूछा गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच हाउस। तो यहाँ पे वो किस प्रॉपर्टी के रिलेटेड नील एनुअल वैल्यू का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, वो पूछा गया। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने को पूछा गया फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, अज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पज ऑफ इस क्वेश्चन अलोन, यानी आपको यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और वहां पे भी वापस से आपको उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने को पूछा गया। तो एक काम करते हैं, केस स्टडी पे चलते हैं। केस स्टडी में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम रीड करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे केस स्टडी में क्या लिखा है, अनन्या गुप्ता अ सिटीजन ऑफ इंडिया लिव्स विद हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस द ईयर 2000। शी visited India from 21st March 2025 to 20th September 2025 to take care of her ailing mother. In the last 4 years, she has been visiting India for 100 days every year to be with her mother. तो यहाँ पे मिस अनन्या गुप्ता जो है वो एक इंडियन सिटीजन है, लेकिन एक्चुअली वो इंडिया के बाहर न्यूयॉर्क में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और करंट प्रीवियस ईयर में वो कुछ दिनों के लिए इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं, अपनी जो बीमार मम्मी है उनकी देखभाल करने के लिए। और यहाँ पे ये लिखा है कि पिछले 4 साल में हर साल वो 100 डेज के लिए इंडिया में विजिट के लिए आए थे। अब सबसे पहले यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने को ही पूछा गया था। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक काम करिए, उनका करंट प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया निकाल दीजिए। अब यहाँ पे केस स्टडी में ये लिखा है कि वो 21 मार्च 2025 से 20 सितंबर 2025 तक इंडिया में विजिट के लिए आए थे। लेकिन सर हमें तो यहाँ पे उनका करंट प्रीवियस ईयर 25-26 का पीरियड ऑफ स्टे निकालना होगा। तो आप एक काम करिए, उनका 1 अप्रैल 2025 से 20 सितंबर 2025 तक का पीरियड निकाल दीजिए। तो अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज, जून के 30 डेज, जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज एंड सितंबर के आपके 28 डेज ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको उनका करंट प्रीवियस ईयर का नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया मिल जाएगा, दैट इज 181 डेज। अब यहाँ पे आप उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए सेक्शन 61 में दी गई दोनों बेसिक कंडीशंस चेक करिए। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो 3 एक्सेप्शन आपको दिए गए उनमें से कोई एक्सेप्शन यहाँ पे लगेगा। आंसर इज यस। यहाँ पे आपका तीसरा एक्सेप्शन लग जाएगा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज एक्चुअली सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं एंड करंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं एंड करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो उनकी टोटल इनकम है दैट इज टोटल इंडियन इनकम वो 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। आपको पहला बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई करना होगा, तभी आप रेसिडेंट बनेंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे मिस अनन्या गुप्ता जो है वो एक इंडियन सिटीजन है और वो एक्चुअली इंडिया के बाहर रहते हैं, तो वो इंडिया के बाहर ही काम कर रहे होंगे और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में वो कुछ दिनों के लिए विजिट के लिए आ रहे हैं। और आगे हम यहाँ पे केस स्टडी में निकालेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि उनकी जो टोटल इंडियन इनकम है वो भी 15 लाख से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। यहाँ पे इनको पहला बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई करना होगा, दैट इज उनका करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो स्टे है वो 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे इनका जो नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया है करंट प्रीवियस ईयर में वो सिर्फ 181 डेज के लिए, दैट इज लेस देन 182 डेज। तो यहाँ पे ये पहला बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो ये करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। और अगर आप नॉन रेसिडेंट बन जाते हो तो आपको ये मालूम होगा कि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, फॉरेन की कोई इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जिसमें आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने को पूछा गया था। तो मिस अनन्या गुप्ता करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर। अब उसके बाद यहाँ पे आगे के स्टडी में क्या लिखा है, सी ओन्स एन अपार्टमेंट एट न्यूयॉर्क विच इज यूज्ड एज अ रेसिडेंस। तो यहाँ पे ये लिखा है कि न्यूयॉर्क में उनका एक घर है, जो घर वो अपने खुद के रहने के लिए यूज करते हैं। तो कहने से ये आपकी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। यस सर। उसके बाद आगे क्या लिखा है, the expected rent of the house is $32,000 per annum. The value of $1 may be taken as ₹75। तो यहाँ पे डॉलर का रेट आपको दिया ₹75। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इन न्यूयॉर्क इन जनवरी 2026 आर $2000। ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या लिखा है, सी टू ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ हर हाउस इन न्यू दिल्ली ऑन 25 मार्च 2025 फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन व्हाइल सी इन इंडिया। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इंडिया में न्यू दिल्ली में भी उनका एक घर है और जिन दिनों में वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं उन दिनों में वो उस घर में रहते हैं जो उनका न्यू दिल्ली में। तो कहने से ये भी आपकी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या लिखा है, द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज ₹4,20,000 per annum and the fair rent is ₹4,50,000 per annum. She paid property tax of ₹22,000 to Delhi Municipal Corporation on 21st March 2026. She had taken a loan of ₹16 lakhs at the rate 10% per annum from IDBI Bank
on 1st April 2021 for constructing this house and the construction got completed on 20th March 2025. No amount has been paid towards principal repayment so far. The house is vacant for the rest of the year, that is from October 2025 to March 2026. तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो न्यू दिल्ली में आपका घर है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए आपने एक लोन लिया था ऑन 1 अप्रैल 2021 और ये कंस्ट्रक्शन तो आपका ऑलरेडी पिछले साल ही कंप्लीट हो चुका है, दैट इज ऑन 20th मार्च 2025। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो लोन लिया था उस लोन का कुछ भी प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट आपने अभी तक नहीं किया, यानी करंट प्रीवियस ईयर 25-26 में भी आपका ये पूरा प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, दैट इज ऑफ ₹16 लाख। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो न्यू दिल्ली में आपका घर है वो घर खाली पड़ा रहा फ्रॉम अक्टूबर 2025 टू मार्च 2026 बिकॉज यहाँ पे मिस अनन्या गुप्ता करंट प्रीवियस ईयर में 28 सितंबर 2025 के बाद वापस से इंडिया के बाहर चले गए होंगे, तो इसलिए बाकी के 6 महीने के लिए घर खाली पड़ा रहा। लेकिन इसकी वजह से इस प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज बाकी के 6 महीने के पीरियड में आपने ये घर किसी को रेंट पे नहीं दिया, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि मिस अनन्या गुप्ता किस प्रॉपर्टी के रिलेटेड नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे इनके दो घर है, एक तो इनका न्यूयॉर्क में घर है और दूसरा यहाँ पे इंडिया में उनका न्यू दिल्ली में घर है। अब न्यूयॉर्क में जो उनका घर है उसके रिलेटेड कोई टैक्सेबिलिटी इंडिया में नहीं की जाएगी। सर क्यों? क्योंकि मिस अनन्या गुप्ता करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए एक नॉन रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट पर्सन के हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, या फिर इंडिया में अगर उनका कोई लॉस है तो वही वो इंडिया में सेट ऑफ या करी फ्रॉड कर पाएंगे। फॉरेन की कोई इनकम इनके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, या फिर फॉरेन में अगर आपके कोई लॉसेस है तो आप इंडिया में क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में उनका जो घर है उसके लिए तो वो नील एनुअल वैल्यू क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंडिया में जो उनका न्यू दिल्ली में घर है उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में की जाएगी। लेकिन सर वो भी एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपको कोई एक्चुअल रेंटल इनकम तो मिलेगी नहीं, तो न्यू दिल्ली में जो आपका घर है उसके लिए आप नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि मिस अनन्या गुप्ता किस प्रॉपर्टी के रिलेटेड नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हर दिल्ली हाउस। जो न्यू दिल्ली में उनका घर है उसके लिए वो नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं। ठीक है सर। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको इनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने को भी पूछा गया, लेकिन इसके पहले आपको केस स्टडी में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले वो हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई व्हिच वाज सोल्ड ऑन 28 मार्च 2025। In respect of this house, she received arrears of rent of ₹3 lakhs on 4th February 2026. This amount has not been charged to tax earlier। और इसके अलावा यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में इनकी और कोई भी इनकम नहीं है। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि मुंबई में इनका एक और घर था जो घर इन्होंने पिछले साल ऑलरेडी बेच दिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड इनको करंट प्रीवियस ईयर में कुछ अरियर्स ऑफ रेंट मिल रहा है। तो क्या ये अरियर्स ऑफ रेंट इनके हाथ में करंट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल किया जाएगा? आंसर इज यस। आपको ये मालूम होगा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आपको एक सेक्शन दिया, सेक्शन 25 है, और वहां पे ये लिखा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको अरियर्स ऑफ रेंट मिल रहा है या फिर कोई अनरियलाइज रेंट मिल रहा है सब्सिक्वेंटली, तो वो जिस ईयर में आपको रिसीव होगा उस ईयर में वो टैक्सेबल किया जाएगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा जब वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा उसके सामने आपको किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे वो म्युनिसिपल टैक्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट का खर्चा हो, या फिर और कोई एक्सपेंस आपने इनकर किया है, उस अरियर्स ऑफ रेंट को रिकवर करने के लिए किसी भी खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक डिडक्शन आपको मिल जाएगा, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एट द रेट 30%। तो यहाँ पे मिस अनन्या गुप्ता को उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो अरियर्स ऑफ रेंट मिल रहा है ऑफ ₹3 लाख, वो उनका हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा, भले ही वो करंट प्रीवियस ईयर में उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको अरियर्स ऑफ रेंट मिला है वो ले लीजिए आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में, दैट इज ₹3 लाख। उसमें से आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा एट द रेट 30%, तो वो ले लीजिए, वो आपको मिलेगा ₹90,000। तो यहाँ पे आपको इसके हाउस प्रॉपर्टी इनकम मिल जाएगी ₹2,10,000। ठीक है सर। अब इसके अलावा यहाँ पे आपकी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज भी है, एक तो आपका न्यूयॉर्क में घर है और दूसरा आपका इंडिया में न्यू दिल्ली में घर है। अब जो न्यूयॉर्क में आपका घर है उसकी तो कोई टैक्सेबिलिटी इंडिया में नहीं की जाएगी, लेकिन इंडिया में जो न्यू दिल्ली में आपका घर है उसकी टैक्सेबिलिटी की जाएगी। लेकिन सर ये एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आपको कोई एक्चुअल रेंटल इनकम तो मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे इसकी जो नेट एनुअल वैल्यू है वही सीधा नील ली जाएगी। इसके अलावा एसओपी के केस में आपको कोई म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन या फिर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया जाता है। एसओपी के केस में सिर्फ एक ही डिडक्शन आपको दिया जाता है, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस का अंडर सेक्शन 24B, और ये भी आपको तभी मिलेगा अगर आपने 115BS में से ऑप्ट आउट किया। अब यहाँ पे सेक्शन 24B में ये लिखा है कि अगर आपने किसी एसओपी के परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है एंड कंस्ट्रक्शन के केस में उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस ईयर में आपने लोन लिया उस पर्टिकुलर ईयर के एंड से अगले 5 साल के अंदर, तो फिर उस केस में उस लोन पे आपका हर साल जो इंटरेस्ट अगर होगा उस इंटरेस्ट एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24B, और मैक्सिमम डिडक्शन आपको दिया जाता है अप टू ₹2 लाख, और वो भी आपका 2 एसओपी का मिला के। अब यहाँ पे इस केस स्टडी में ये लिखा था कि जो इंडिया में आपका न्यू दिल्ली में घर है उस घर के कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया था ऑन 1 अप्रैल 2021, तो
उस पर्टिकुलर ईयर के एंड से दैट इज 31 मार्च 2022 से आपके 5 साल कंप्लीट होंगे 31 मार्च 27 को। तो क्या उसके पहले इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था? आंसर इज यस सर, हमारी इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था ऑन 28 मार्च 2025। तो यहाँ पे उस कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो लोन लिया था उस लोन के इंटरेस्ट एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए अच्छी बात यह है कि मिस अनन्या गुप्ता ने अभी तक उस लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ भी रिपेमेंट नहीं किया है, यानी वो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, दैट इज रुपीज 16 लाख। तो उसी पे आपका इंटरेस्ट अक्रू किया जाएगा एट द रेट 10%। तो यहाँ पे आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा रुपीज 1,60,000। इसके अलावा सर व्हाट अबाउट द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, क्या उसका भी डिडक्शन में मिलेगा? आंसर इज यस, बिकॉज प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के केस में उस लोन के इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिडक्शन आपको उस ईयर से मिलेगा जिस ईयर में आपका उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो उसके पिछले सालों में जो आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ है वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट माना जाएगा। तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपका इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था प्रीवियस ईयर 24-25 में। तो इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर को आप छोड़ दीजिए, उसके पिछले साल के एंड तक दैट इज 31 मार्च 24 तक का जो पीरियड है वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 24 के पीरियड में जो आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ है वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट माना जाएगा और उसका भी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे भी इस पीरियड में आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही रहेगा, दैट इज रुपीज 16 लाख। तो यहाँ पे उस पे आप 10% के रेट से इंटरेस्ट लगाइए और ये 3 साल का पीरियड है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई 3। तो यहाँ पे इस 3 साल का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा रुपीज 4,80,000। अब इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का आपको एक साथ डिडक्शन नहीं दिया जाता है। सेक्शन 24 बी में ये लिखा है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे ये जो आपको इंटरेस्ट मिला उसको डिवाइड कर दीजिए बाय 5। तो यहाँ पे हर साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा रुपीज 96,000। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर 24-25 से अगले 5 साल तक आपको इस इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया जाएगा फॉर इक्वल अमाउंट। तो यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो सबसे पहले सर यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ था रुपीज 1,60,000। इसके अलावा जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है वो है रुपीज 96,000। तो यहाँ पे आपका करंट प्रीवियस ईयर का टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा रुपीज 2,56,000। तो क्या ये पूरे इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको एसओपी के केस में सेक्शन 24 बी में मिल जाएगा? आंसर इज नो। अभी मैंने ऊपर आपको ये बताया कि एसओपी के केस में आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया जाएगा अप टू रुपीज 2 लाख। तो यहाँ पे इसमें से सिर्फ रुपीज 2 लाख का ही डिडक्शन आप ले पाएंगे तो वो आप ले लीजिए। तो इस एसओपी के केस में आपको लॉस मिल जाएगा ऑफ रुपीज 2 लाख। अब यहाँ पे ऊपर हमें जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिली थी उसके सामने क्या हम इस एसओपी का लॉस सेट ऑफ कर पाएंगे? आंसर इज यस, आप बिल्कुल सेट ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको नेट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिल जाएगी रुपीज 10,000। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या रहेगी, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रुपीज 10,000। ठीक है सर। अब उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? अज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अलोन अनन्या गुप्ता हैज लेट आउट हर फ्लैट इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग द 6 months दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर व्हेन शी इज इन इंडिया फॉर अ सम ऑफ $6,000 per month. Such rent was received in a bank account in New York and then remitted to India through approved banking channels. What would be the income from house property chargeable to tax in her hands in India for assessment year 26-27? तो यहाँ पे ये लिखा है कि मिस अनन्या गुप्ता करंट प्रीवियस ईयर में जिन दिनों में इंडिया में विजिट के लिए आ रहे दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, तो मान लीजिए उस 6 महीने के पीरियड में उन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क में उनका जो घर है वो किसी को रेंट पे दे दिया और पहले वो रेंट उनको इंडिया के बाहर ही न्यूयॉर्क में किसी बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है और फिर वो इंडिया में रेमिट कर रहे हैं। तो क्या ये रेंटल इनकम इनकी इंडियन इनकम मानी जाएगी बाय कंसीडरिंग इट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया? आंसर इज नो। आपको ये मालूम होगा कि अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और ये रिसीव भी पहले इंडिया के बाहर हुई है और फिर वो आप इंडिया में रेमिट करके ला रहे तो वो आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी के रिलेटेड उनको रेंटल इनकम मिली है वो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो ये रेंटल इनकम आपकी इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और ये रिसीव भी आपको पहले इंडिया के बाहर हुई थी और फिर आप इंडिया में रेमिट करके ला रहे, तो रेमिटेंस आपका इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो ये रेंटल इनकम इनकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी और बिकॉज करंट प्रीवियस ईयर में मिस अनन्या गुप्ता इंडिया के लिए एक नॉन रेसिडेंट है तो ये फॉरेन इनकम इनके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में भी इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रुपीज 10,000 ही रहेगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रुपीज 10,000। ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे सिक्स्थ केस सिनारियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सभी केस सिनारियोस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने पिछले वाले केस सिनारियोस के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। आपके ये सारे केस सिनारियोस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद करेंगे।
तो जो अगला केस सिनारियो रहेगा उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे। सो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यू डिस्कशन अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस एमसीक्यू सीरीज का बेनिफिट ले पाए। और इसके अलावा अगर आपको ये एनोटेड पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो इसका एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एमसीक्यू डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।